Hello students, my name is जगदीश शुक्ला and this is our third lecture of OC और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हमने ऑलरेडी देखा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर देखा था, इसके बाइफरकेशन, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, और फिर हमने लास्ट लेक्चर में बिजनेस और उसके फीचर्स देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स। और अभी ये लेक्चर में हम करने वाले हैं प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन से। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशन से। तो प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। 3 पार्ट थे, एक बिजनेस था, एक प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ है जो अर्निंग के लिए की जाती है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड नॉलेज भी चाहिए या कुछ स्किल चाहिए। प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए अपने को? कोई नॉलेज चाहिए या कोई स्किल चाहिए। जैसे कि डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हो गए, तो इनको कुछ नॉलेज लेना पड़ता है, कुछ डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती है जिसमें स्किल चाहिए, जैसे कि कोई सिंगर हो गया, कोई डांसर हो गया, कोई एक्टर हो गया, या फिर कोई बार्बर हो गया। ये सब में स्किल चाहिए, तो आप वो प्रैक्टिस करके कर सकते हो। उसमें कोई पढ़ाई लिखाई या कोई क्वालिफिकेशन या कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क किए। तो प्रोफेशन क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो सकती है या नॉलेज, मतलब डिग्री की बात कर रहा है, और स्पेशल स्किल। अभी स्किल में कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है और चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सब जो डॉक्टर हो गया या लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इन सब के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब आपको लिए क्या चाहिए? एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। बट और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते थे जहाँ पे स्पेशल स्किल, जैसे कि ये डांसर, सिंगर है, तो उनके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए, उनको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। अभी देखते हैं फीचर्स क्या है इसके। तो पहला एम। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, उनका एम क्या है, गोल क्या है, वो क्यों करते हैं? उनको पैसे कमाने हैं। तो इनका मेन एम क्या है? फॉर अर्निंग मनी। सब मनी अर्न करने के लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती है, या कुछ क्लाइंट्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं इसके थ्रू। मतलब जैसे कि डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? पेशेंट्स का इलाज करेगा, तो उनकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना वो। फिर लॉयर है, तो वो अपने जो क्लाइंट्स है, उनके कोई भी डिस्प्यूट्स है, झगड़े हैं, उनको वो निपटा रहा है। सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उनके हिसाब किताब कर रहा है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर रहा है, ऑडिट कर रहा है। तो ये सब क्या करते हैं? अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। क्वालिफिकेशन। अभी देखो, हर एक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। डॉक्टर के लिए अलग होती है, लॉयर के लिए अलग होती है, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग होती है, इंजीनियर के लिए अलग होती है। और हर जगह क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है एक्चुअली। कुछ कुछ जगह पे आपको रिक्विजिट क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ सर्टन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे कि अगर सीए की बात करो तो इसमें कुछ सर्टन पीरियड के लिए आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है और लर्न करना पड़ता है। वैसे ही डॉक्टर डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं करते, पहले वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब जो भी है, इनके लिए क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए। उनको एक्वायर करना पड़ेगा। एक्वायर मीन्स पढ़ना पड़ेगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस। और किसके थ्रू आ सकती है? सिस्टमेटिक एंड फॉर्मल लर्निंग के थ्रू। मतलब जो भी डिग्री है या जो भी कोर्स है वो प्रॉपर करके, मतलब बिना ये कोर्स किए वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर हम ये बात करें तो इन सब की बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिटर्न्स। अभी प्रोफेशन को क्या मिलता है? जैसे कि बिजनेस को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और वैसे ही प्रोफेशन को क्या मिलता है? फीस मिलती है। तो फीस क्या होती है कि आपने कोई भी सर्विस दी अपने क्लाइंट को, अपने पेशेंट को। और डॉक्टर की बात करें तो पेशेंट हो गया, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो क्लाइंट्स हो गए, उनके कस्टमर्स को जो सर्विस दी, तो इसके बदले में वो आपको पेमेंट देंगे। वो पेमेंट क्या होता है? फ़ी होता है। तो जो भी वो फीस होती है वो क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। अभी आपके क्लाइंट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा फ़ी मिलेगी, क्लाइंट्स कम है तो फ़ी कम मिलेगी। फिर क्लाइंट टू क्लाइंट भी डिफरेंट होता है, मतलब हर एक क्लाइंट से अपने को सेम फ़ी नहीं मिलती। कुछ क्लाइंट से ज़्यादा होगी, कुछ क्लाइंट से कम होगी, तो वो इसमें होती है। तो फीस किस लिए मिलता है अपने को? जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए। वो फिक्स नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। अभी जो प्रोफेशनल्स है ना, वो जो अपना काम ना 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी और के अंडर काम कर सकते हैं। बट एक्चुअली वो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं ना, तो वो एम्प्लॉयमेंट में चला जाता है, और वहाँ पे उनको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। और खुद का काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगी? फीस। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर या तो हॉस्पिटल में जाके काम कर सकता है, तो डॉक्टर को हर महीने सपोज एक सैलरी डिसाइड कर ली, फिक्स कर ली कि आपको हर महीने का 5 लाख रुपीज़ पे होगा, आपको हर महीने इतने आवर्स
हॉस्पिटल में देना है, जो भी पेशेंट आएंगे उनको ट्रीट करना है। या फिर डॉक्टर क्या कर सकता है, अपना क्लिनिक खोल सकता है, वहाँ पे जो भी उसके कस्टमर्स आएंगे अपना क्लिनिक खोल देगा, वहाँ पे जो भी उसके कस्टमर्स आएंगे उसको हैंडल करेगा और हर एक कस्टमर से क्या मिलेगा, उसको फ़ी मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कितने कस्टमर्स आएंगे, उसका नाम कितना है, हो सकता है कम आए ज़्यादा आए, तो यहाँ पे कोई इनकम की गारंटी नहीं है, बट यहाँ पे इनकम फिक्स है। तो डॉक्टर है तो प्रोफेशनल, तो खुद का काम कर सकता है, वो क्लिनिक खोल सकता है या जॉब कर सकता है। तो ये जो काम करेगा तो वो उसके एम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा और बेसिकली, और ये कहा जाएगा इधर प्रोफेशन में। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फीचर देखते हैं कैपिटल। अभी कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट ना इन्वेस्ट करते हैं हम बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, मतलब जो हम घर से पैसा ला के बिजनेस में डाल रहे हैं वो कैपिटल होता है। तो प्रोफेशनल्स अगर खुद का जॉब कर रहे हैं, मतलब किसी और के अंडर में जॉब कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो खुद का वो क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं डॉक्टर की बात करता हूँ, डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोलता है तो उसको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा उसका, मतलब एक जगह लेनी पड़ेगी उसका, या तो खुद का ले सकता है वो, या तो फिर रेंट पे ले सकता है, वहाँ पे फर्नीचर रखना पड़ेगा, एक कंपाउंडर रखना पड़ेगा वहाँ पे, फिर जो पेशेंट्स आएंगे उनको हैंडल करने के लिए किसी को रखना पड़ेगा। तो उसका जो इन्वेस्टमेंट ना ज़्यादा होगा, कब, जब वो खुद की प्रैक्टिस करता है तो। और अगर वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो कैपिटल मतलब उसको बिजनेस में कितने पैसे लगाने, कम या ज़्यादा। खुद का प्रैक्टिस है तो ज़्यादा, और अगर किसी के अंडर में काम कर रहा है तो न या कम के बराबर। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। कुछ प्रोफेशनल्स को ना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है ना उससे मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं सीए की बात करूँ तो उनको ICAI से मेंबरशिप लेनी पड़ती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी होता है CS, उनको ICSI से लेना पड़ता है। कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं उनको ICWAI, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे कि अगर लॉयर की बात करें तो बार काउंसिल से हो गया, फिर डॉक्टर्स का होता है तो उनका जो साइंस का जो एसोसिएशंस होता है उनसे उनको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, और उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स उनको फॉलो करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइन किया, एग्जांपल्स भी दिए हुए। उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने काउंसिल के साथ, जिसने उनको सर्टिफिकेट दिए वो, और उनको एक COP लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट, कि भाई मैं काम कर सकता हूँ। एग्जांपल्स आप लोग याद रखना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर के लिए है ICAI, ये CA के लिए है, इसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये डॉक्टर्स के लिए है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब ये जो काउंसिल्स है ना, ये बार काउंसिल हो गया, या ICAI हो गया, या जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो गया, ये कुछ अपने गाइडलाइंस देते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, वो उनको फॉलो करने होंगे, उनकी मेंबरशिप लेनी होगी, उसी के बाद ही वो सब काम कर सकते हैं। अगर ये इनकी मेंबरशिप नहीं लेंगे, इनके रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो ये इनका जो प्रैक्टिस है ना उसका सर्टिफिकेट वो लोग ले लेंगे, फिर वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, या उनको वहाँ से डिबार भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं कि तुम अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। ये जो प्रोफेशन होता है ना वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है। जैसे कि सपोज एक इंसान कोई डॉक्टर है, तो वो अपना क्लिनिक अपने बेटे को चलाने के लिए नहीं दे सकता। अगर वो डॉक्टर नहीं है, सपोज कि भाई मेरा बेटा जब बड़ा होगा तब मेरा क्लिनिक मैं इसको दे दूंगा, तू प्रैक्टिस करना, तू पेशेंट आएगा उसका इलाज करना, तो वो अपना क्लिनिक इसको डायरेक्टली नहीं दे सकता। हाँ, अगर ये भी डॉक्टर बन जाए पढ़ लिख के, और जो भी क्वालिफिकेशंस है वो एक्वायर कर ले जो उस क्लिनिक के लिए है उसके पास, तब वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो मतलब जो डॉक्टर है वो अपना काम किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकता, जो नॉन डॉक्टर है वैसे। तो ये जो चीज़ें क्या होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है। तो प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन। कुछ नीचे एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कि डॉक्टर का दिया है, और बस डॉक्टर का दिया हुआ है, हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि लॉयर भी हो गया, एक लॉयर का भी देखा था, लॉयर भी अपना काम किसी और को नहीं दे सकता, इसके लिए उसको LLB हो गया, जैसे कि एक डिग्री होती है लॉ की, LLM हो गया, तो वो करना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको CA करना पड़ेगा, तो ही वो CA का काम कर सकता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ वर्क। ये जो काम करते हैं उसके लिए उनको क्या मिलता है, फ़ी मिलता है, और वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि डॉक्टर कुछ काम कर रहा है, या ये लॉयर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, CA हो गया, इवन टीचर्स भी इसमें आ गए, तो उनको क्या मिलेगा, फ़ी मिलेगा। आर्किटेक्चर का यहाँ पे एग्जांपल दिया, आर्किटेक्चर कुछ डिज़ाइन कर रहा है, लेआउट बना रहा है, तो उसके लिए उसको फ़ी मिलेगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं एम्प्लॉयमेंट।
तो वो थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि दो लोग होंगे, एक बॉस होगा और एक वर्कर होगा। बॉस मीन्स एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉय होगा। तो इसमें दो लोग होंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। वो दोनों बैठ के बात करेंगे। जैसे कि इंटरव्यू होता है उसमें क्या होता है, वही डिस्कस होता है कि एम्प्लॉयर क्या उसको काम दे रहा है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, उसको किस मतलब कौन सा पोस्ट मिलेगा, उसका सैलरी कितना होगा, ऑफिस टाइमिंग वगैरह क्या होगा, उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी। तो वो सब बैठ के यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ गया। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, वहाँ पे दो लोग रहेंगे। एम्प्लॉयर मतलब हो गया उसका बॉस जो जॉब दे रहा है, शॉर्ट में हम इसको बॉस बोल सकते हैं सपोज। और एम्प्लॉय मतलब जो वहाँ पे काम कर रहा है, वर्कर बोलो, सर्वेंट बोलो, लेबर बोलो, वो एम्प्लॉय हो गया, मतलब जो काम कर रहा है। और उनको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मतलब पगार, सैलरी या वेजेस जो भी रहेगा। अभी दोनों का मीनिंग क्या वो आगे देखते हैं। सैलरी या वेजेस मिलेगा उसको, रेम्यूनरेशन मतलब उसको पगार मिलेगा। और वो टर्म्स एंड कंडीशन दोनों बैठ के वहाँ पे डिसाइड करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कितने घंटे का काम रहेगा, छुट्टी कब रहेगी, सैलरी कितनी होगी, सैलरी कब पे होगी, वो सारी चीज़ें। तो इसके फीचर्स क्या, एम, जितने भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनका मेन एम क्या होता है, जॉब क्यों करते लोग, उनका एम क्या है, पैसे कमाना। तो ये भी क्या है, टू मीट और टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, बरोबर, मतलब मनी अर्निंग के लिए बेसिकली। क्वालिफिकेशंस, अभी देखो वो जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वालिफिकेशंस क्या है। अगर आप किसी अकाउंटेंट का काम कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, मशीन पे काम कर रहे हो, तो आपको मशीन ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर आप डेटा ऑपरेटर हो, कंप्यूटर में जो डेटा फीड करते हैं, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। तो वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हो। कुछ ऐसे काम होंगे जैसे कि हमाल का काम हो गया, जो कुली लोग कर रहे हैं ना, गुड्स को लोड करना अनलोड करना, वैसा कुछ काम है। तो वहाँ पे तो कुछ पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, नॉलेज की जरूरत नहीं, बस आपको बोझा उठाना आना चाहिए, मतलब आप उठा सकते हो, आपको कैपेबल होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशंस डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। तो उस जॉब के हिसाब से क्या रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो हर एक जॉब के लिए वो अलग अलग होती है। तो वो दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं जॉब, एक स्किल्ड मतलब जहाँ पे आपको कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, अनस्किल्ड या जो सेमी स्किल्ड एक और होता है, एक अनस्किल्ड भी होता है, मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। स्किल्ड में जैसे कि इन लोग ने एग्जांपल दिया नर्स का, जैसे कि नर्स को इंजेक्शन वगैरह देना आना चाहिए, पेशेंट को हैंडल करना आना चाहिए। अनस्किल्ड एक ऑफिस बॉय का एग्जांपल दिया जिसको फाइल इधर उधर करनी है, तो उसके लिए तो कोई नॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट है मॉनिटरी रिटर्न्स, उनको क्या मिलता है रिटर्न में, सैलरी या वेजेस। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, सैलरी मंथली मिलता है, हर महीने मिलेगा। वेजेस क्या होता है, नॉर्मली डेली मिलता है या हो सकता है वीकली मिले। जो सैलरी मिलता है ना, ये नॉर्मली स्किल्ड वर्क के लिए मिलता है, स्किल्ड काम करते हैं ना उनको सैलरी मिलती है, और जो अनस्किल्ड काम करते हैं ना उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। तो दोनों में फ़र्क समझा आपको। तो जो ऑफिस में मोस्टली काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है, और जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो हमाल वगैरह का काम करते हैं, उनको क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, वेजेस या सैलरी। वेजेस आर पेड डेली और वीकली बेसिस, सैलरी इज पेड मंथली बेसिस। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, क्वार्टर्स टू स्टे, रहने के लिए घर, सब्सिडाइज फूड, कैंटीन में सस्ता खाना, या फ्री में भी ऑफर करते हैं, लंच वगैरह, टी वगैरह, कॉफ़ी, ये सब फ्री मिलता है। तो ये उनको अदर बेनिफिट भी मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को। फिर नेक्स्ट है कैपिटल। अभी जॉब करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, बस आपको खुद जाना है वहाँ पे अपना बैग लेके और उधर काम करना है, फिर घर पे आना है। तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, और आपको एक फिक्स इनकम मिलेगी। इन्वेस्टमेंट सारा एम्प्लॉयर करेगा, वो एम्प्लॉयर का लुकआउट है, अपना लुकआउट नहीं होता इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फीचर क्या है, रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉय को नॉर्मली कुछ रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता है, खाली एक अपना जो CV है, रेज्यूमे, वो देना पड़ता है और वहाँ पे वो जाके जॉब ज्वाइन कर सकता है। और जो एम्प्लॉयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उसके मतलब ऑफिस कब आना है, कब जाना है, कब छुट्टी रहेगी, क्या क्या उसको ड्यूटीज़ है, वो उसको फुलफिल करनी है बस। तो फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर। फिर ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है जॉब, मतलब हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो कल अगर मैं रिटायर हो गया तो मेरी जगह मैं किसी और को नहीं भेज सकता, वो कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको किसको रखना है, किसको नहीं रखना।
तो वो जॉब्स क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब अपनी जगह आज मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उसकी जगह मैं मेरे भाई को भेज दूँ तो वो नहीं चलेगा। कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नेचर ऑफ वर्क डिपेंड करता है नेचर ऑफ जॉब के ऊपर। मतलब आपका जॉब कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड होगा कि आपका काम कैसा होगा। तो वो नेचर ऑफ वर्क मतलब टाइप ऑफ वर्क, वो डिपेंड करता है आपके जॉब के ऊपर। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ गिवन टू हिम। बराबर, जो काम दिया है तो एम्प्लॉयर उसको चाहेगा कि वो काम कंप्लीट कर दे। और जो जॉब है, जॉब का नेचर है वो डिसाइड करता है वर्क के नेचर के ऊपर। जॉब किस टाइप का, उसके हिसाब से इसको काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मतलब बिजनेस क्यों करते हैं, उनके गोल या टारगेट। तो मेन दो ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हुआ जो रिलेटेड टू मनी है, और सोशल मतलब जो लोगों के वेलफेयर के लिए है। जो प्रॉफिट से रिलेटेड या जो कमाने के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, हर एक बिजनेस कमाना चाहता है ना, और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक। मतलब ये ऑब्जेक्टिव से अपना क्या होगा, फ़ायदा होगा, बिजनेस का फ़ायदा होगा। और ये ऑब्जेक्टिव से सोसाइटी का फ़ायदा होगा, और अल्टीमेटली बिजनेस का भी फ़ायदा होगा। तो ये वो खुद के लिए सोच रहा है, और ये वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहला अर्निंग प्रॉफिट। हमने देखा था ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस। तो मेन एम क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना। अभी प्रॉफिट क्यों जरूरी है, दो चीज़ों के लिए, एक सर्वाइवल के लिए और एक ग्रोथ के लिए। अगर आपको मार्केट में टिका रहना है, सर्वाइव करना है, मार्केट में कंपटीशन करना है, तो आपको प्रॉफिट चाहिए। बिना प्रॉफिट के आप कंपटीशन नहीं कर सकते, बिना प्रॉफिट के आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। तो मेन दो चीज़ें आपको याद रखनी है पॉइंट में, सर्वाइवल के लिए और ग्रोथ के लिए। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, तो इस टाइम पे सेल्स बहुत ही कम होगा, तो प्रॉफिट अगर उन्होंने रखा होगा पैसे कमा के, तो वो उनके सर्वाइवल के लिए काम आएगा। और अगर बहुत सारा प्रॉफिट है तो हम उस बिजनेस को उसको बिजनेस में लगा के बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे ग्रोथ कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का सेकंड क्या है, सर्चिंग न्यू कस्टमर्स। बिजनेस डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेच रहे हैं, कस्टमर्स। तो न्यू कस्टमर्स क्रिएट करना, और जो पुराने कस्टमर है, एग्जिस्टिंग कस्टमर, उनको रिटेन करना। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। नए कस्टमर बनाओ और पुराने कस्टमर को जाने मत दो। अभी पुराने कस्टमर कब नहीं जाएंगे, जब वो सेटिस्फाई रहेंगे, एक प्राइस रीजनेबल होगा, अच्छी सर्विस दोगे तो यहाँ पे वही है, टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स एंड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट, जो अभी फिलहाल है अपने कस्टमर। नेक्स्ट है इनोवेशंस लाना। बिजनेस में ना हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेशंस लाने पड़ते हैं। एक ही चीज़ लोग यूज़ कर करके बोर हो जाते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने को कुछ इनोवेशंस करने पड़ते हैं। इनोवेशंस मतलब क्या, प्रोडक्ट या उसका जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस कर दे, जिससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट कुछ अलग बनेगा, हटके बनेगा, और कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो कंपनीज क्या करती है, हर बार, जैसे कि आप मोबाइल देख लो, तो उसमें देखो नए नए उसके जो मॉडल्स लॉन्च करती रहती है, खाली थोड़ा बहुत चेंजेस कर गए, तो वही होता है इनोवेशंस। तो इससे इम्प्रूवमेंट होगा प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, या प्रोसेस प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। कुछ एग्जांपल्स है इनोवेशंस हम कैसे ला सकते हैं, R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, और मार्केट सर्वे के थ्रू, और टेक्नोलॉजी के थ्रू। इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनोवेशंस ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अपने पास रिसोर्स है उनका बेस्ट यूज़ करना। भी रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मनी हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, जो भी अपने पास है चीज़ें, उनका बेस्ट इस्तेमाल करना है, तभी तो अपना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो रिसोर्सेज बेस्ट यूटिलाइज करना मतलब खर्चे कम करना, उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उनका जो लेबर अगर है अपने पास तो वो फालतू बिना काम के नहीं बैठे होने चाहिए, तो वो सब इसमें आ गया। तो देखो रिसोर्सेज स्कैर्स है, स्कैर्स मतलब हमने और ये इको में भी देखा था, स्कैर्स मतलब क्या है, कम है, लिमिटेड है, और उनके ऑल्टरनेटिव यूसेज भी हैं। मतलब जैसे कि तुम्हारे पास सपोज 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 10 लाख रुपीज़ पड़ा हुआ है, तो वो रिसोर्स एक, तभी इसका तो बहुत सारा इस्तेमाल है ना। या तो हो सकता है तुम इसको डाल दो बिजनेस में, इसमें डाल दो, बिजनेस करो, बराबर। या तो हो सकता है इसकी एक FD बना दो बैंक में, बैंक तुमको हर महीने हर साल सपोज 10% इंटरेस्ट देगा। फिलहाल अभी इतना तो मिलता तो नहीं है सपोज, तो तुमको बैंक कितना कमा के देगा, 1 लाख रुपए देगा ना हर साल। अब बिजनेस में लगा दो,
बिजनेस में भी पता नहीं कितना मिलेगा, डिपेंड करता है, हर एक बिजनेस का डिफरेंट हो सकता है। 20% मिले, 30% मिले, और ज़्यादा भी मिल सकता है, 100% भी मिल सकता है। या किसी कंपनी में डाल दो, तो बहुत सारे तरीके, तुम्हारा शेयर मार्केट में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो, बहुत सारे अपने पास ये ऑप्शन है। सोना खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, बहुत सारे हैं, खर्चा कर दो उसको। तो ये जो रिसोर्सेज तो एक ही है ना, बट उसके ऑल्टरनेटिव यूसेज बहुत है ना। ये ऑल्टरनेटिव यूसेज है, मतलब हम कहाँ पे डाल सकते हैं, वो यहाँ पे है। तो हमको क्या देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, मतलब बिजनेस में डालना अच्छा है, एफडी करना, सोना खरीदना, या फिर शेयर मार्केट में डालना, कहाँ पे डालना ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी रिटर्न के साथ रिस्क भी होता है। अभी शेयर मार्केट में डालो 10 लाख का हो सकता है, 50 लाख भी हो जाए, और हो सकता है 10 लाख का जीरो भी हो जाए। तो डिपेंड करता है कि बिजनेस में भी डालोगे तो 10 लाख का हो सकता है, आगे बढ़ा के आपको 2 लाख बढ़ा के 12 लाख 13 लाख भी दे सकता है, और हो सकता है लॉस हो के है तो 10 लाख का आपका 2 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यहाँ पे सेफ रहेगा, बट यहाँ पे रिटर्न आपका बहुत कम रहेगा, 10% ही मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है। तो आपके ऑल्टरनेटिव यूसेज है और कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है वो आपको डिसाइड करना है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, और वेस्टेजेस कम करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा ना, खर्चा कम होगा, नुकसान कम होगा, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट यूज़ होना चाहिए किसका, रिसोर्सेज का। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली मतलब फाइनली क्या होगा, अपने जो प्रॉफिट्स है ना वो बढ़ेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है ये, अपने प्रॉफिट बढ़ाना। तो देखो ना, यहाँ पे भी प्रॉफिट के बारे में दिया है। फिर यहाँ पे क्या सेकंड पॉइंट में कस्टमर के बारे में बोला है, कस्टमर आएंगे तो प्रॉफिट होगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। इनोवेशंस, प्रोडक्ट नए नए लॉन्च करेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, तो अपना सेल बढ़ेगा। हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करेंगे तो वेस्ट कम होगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इससे क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर, सोसाइटी का बेनिफिट, और अल्टीमेटली बिजनेस का बेनिफिट। तो पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक्चुअली, कि वो एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे लोगों को, कस्टमर्स को। तो टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। अभी क्वालिटी का मीनिंग यहाँ पे दिया है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्योर, मतलब उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, सेफ़, कंजम्पशन करने से उसको कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अभी सुनने में आता है जैसे कि बिजनेसमैन बहुत सारे वो केमिकल वगैरह यूज़ करते हैं जिससे लोगों को बहुत सारे कैंसर वगैरह होते हैं, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ड्यूरेबल, टिकाऊ होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, और उस प्रोडक्ट से क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी मिले एट्सेट्रा, मतलब उससे उसको कुछ बेनिफिट मिले। यूटिलिटी मतलब उसकी वांट को सेटिस्फाई करे वो प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिजनेसमैन को ना गलत प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। गलत प्रैक्टिस मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारे क्या करते हैं बिजनेसमैन, मिलावट करते हैं, अडल्ट्रेशन। तो इससे क्या होता है कि जो महंगा प्रोडक्ट है ना उसमें सस्ते गुड्स को मिला देते हैं, जिससे उनको क्या होता है, फ़ायदा होता है। फिर शॉर्ट वेटिंग करते हैं, मतलब जो 100 ग्राम्स रहेगा पैकेट में, बट एक्चुअली इसमें आपको 95 ग्राम ही मिलेगा या 90 ग्राम मिलेगा, तो वेट शॉर्ट वेट करते हैं। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस है ना वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। फिर ब्लैक मार्केटिंग हो गया उसमें। फिर एक होता है होर्डिंग, गुड्स को ना गोडाउन में स्टॉक करके रखने का, फिर जब उसका प्राइस बढ़ेगा ना तब बेचने का। जैसे कि कांदे और टमाटर का बीच में प्राइस बढ़ गया था ना, ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस है। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए यहाँ पे, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग का दिया हुआ है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। हम लोग टीवी में देखते हैं ना, एक कपड़े का कोई भी साबुन है, उसमें उससे कपड़ा धोया तो एकदम चमकने लगता है, तो ये सब क्या है, झूठ वाले एडवर्टीजमेंट है, झूठ बोलने वाले। रॉन्ग मेजरमेंट मतलब शॉर्ट वेट करना, तो ये सब नहीं होना चाहिए बिजनेस में। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी जो भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बहुत से लोगों को काम मिलेगा ना। अभी किसी ने फैक्ट्री खोली तो वहाँ पे वर्कर काम करेंगे, अगर किसी ने ऑफिस खोला तो वहाँ पे ऑफिस में काम करने के लिए बहुत सारे आएंगे, जैसे कि झाड़ू पोछा करने वाला कोई आएगा, ऑफिस बॉय होगा, फिर कोई भी अगर कंप्यूटर है तो वहाँ पे टाइप करने वाला कोई रहेगा, तो बहुत से लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। तो ये बिजनेस का एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई बिजनेस खोलेगा तो इसके साथ लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। तो स्किल्ड और अनस्किल्ड कुछ भी हो सकता है काम, जैसे कि ऑफिस बॉय अनस्किल्ड में आ गया, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है स्किल्ड हो गया, कोई क्लीनिंग वाला है तो वो अनस्किल्ड में आ गया। इसके साथ ही वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल है, जो ओबीसी जैसे कि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। दिव्यांग पर्सन्स को मतलब हैंडीकैप लोगों को भी मिलना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़ का भी वेलफेयर होना चाहिए। वेलफेयर मतलब उनका भी भला होना चाहिए। अभी नॉर्मली अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है बिजनेस तो उनको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा ना,
जॉब मिलेगा तो उनको सैलरी मिलेगा, इससे अपना वो घर खर्च निकाल सकते हैं, जो उसके एक्सपेंसेस है वो निकाल सकते हैं, और भी उनको दूसरे बेनिफिट्स देंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं बिजनेस? बाय प्रोवाइडिंग फेयर एंड रेगुलर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या हो गया? पगार, सैलरी। अच्छी वर्किंग कंडीशंस, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर लाइट, फैन वगैरह, बैठने के लिए जो डेस्क वगैरह वो सब अच्छा होना चाहिए, टॉयलेट वगैरह जो वो भी इसमें यहाँ के। इम्पार्शल पर्सोनल पॉलिसीज। पर्सोनल मतलब होता है HR, या फिर हम लोग बोलते हैं स्टाफ बोल सकते हैं, या लोग। इम्पार्शल मतलब बिना भेदभाव की, पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी दो लोग हैं तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर उनका परफॉर्मेंस सेम है तो दोनों को कमीशन या बोनस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को हम फेवर कर रहे हैं और एक को हम अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगर उनका काम सेम है तो वहाँ पे कोई इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट वही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं ना, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इंसेंटिव देना। इंसेंटिव मतलब एक तरह का कमीशन या बोनस समझ लो, कि जो अच्छा काम करेगा ना उसको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, ताकि उसको क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो सोसाइटी का प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। भाई बिजनेस की वजह से बहुत सारे सोसाइटी में इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। जैसे कि बिजनेस अगर रन करते हैं तो इससे पोल्यूशन होता है। फिर बिजनेस और भी जैसे कि स्लम्स क्रिएट हो रहा है, ट्रैफिक जैम्स है, दूसरे जो प्रॉब्लम्स है जो बिजनेस की वजह से नहीं हो रहे हैं बट सेंट्रलाइजेशन की वजह से भी होते हैं। जैसे कि या ट्रैवलिंग करते समय ऑफिस जाते हैं तो बहुत सारे व्हीकल जाते हैं तो वहाँ पे भीड़ हो जाती है, तो वो सब प्रॉब्लम्स को भी क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैफिक जाम, स्लम्स, झोपड़पट्टी का ग्रोथ होना, पोल्यूशन, एयर या वाटर का पोल्यूशन। तो वो सब प्रॉब्लम्स को बिजनेस को क्या करना चाहिए? सॉल्व करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस ना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी इसको बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया तब जो हमारे PM थे उन्होंने एक PM केयर्स करके एक फंड भी निकाला था, तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने उसमें कंट्रीब्यूशन भी किया था, तो वो डोनेशंस वगैरह भी करते हैं। फिर वो लोग एजुकेशन के लिए भी डोनेशंस करते हैं, अर्थक्वेक कहीं पे आ गया तो उसके लिए डोनेशंस करते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वगैरह हो गई, फिर फूड को लेके हो गया। तो ये सब जो प्रोग्राम्स है जो सोसाइटी के गुड कॉज के लिए, बेनिफिट के लिए, या जो कॉमन पीपल के बेनिफिट के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जो पेंडिंग क्वेश्चंस है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, वो लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।